हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज लगता है कि 2 तारीख को सभी की पेंशन आ गई होगी और सभी खुश होंगे। आज मैं इस वीडियो को एक किसी खास मकसद से लेकर के आया हूं। हमारी जवान किसान पार्टी बनी हुई है, इनका कल इंटरव्यू लिया गया श्री महेश चंद जी द्वारा और उस इंटरव्यू में उनके काफ़ी आदमी थे। कई सवाल पूछे गए थे उनसे, लेकिन अनायास उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनसे पूछा गया कि भाई आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो आपको फंडिंग कहां से हो रही है। ये सवाल सुनकर सारे के सारे इंक्लूडिंग सूबेदार चौहान साहब सक पका गए और जो उत्तर उन्होंने दिए उन उत्तरों में वो ये भी बता गए कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। अब एक तो कोई पूना में सिपाही है जो इसका अध्यक्ष है, वो कोई रियल्टी सेक्टर में काम करता है, बहुत बड़ी उसकी कमाई है और वो इनको बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है। इनका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का किराया सागरपुर में जाता है, वो वहाँ उसकी पूर्ति करता है। इन्होंने अपनी सारी पेंशन यहाँ लगा रखी है। ये सारी बातें गले नहीं उतर रही और कुछ इनमें से जो किसान आंदोलन से संबंधित लोग हैं वो हैं और उसके बाद ये सैनिक रहे हुए हैं, ये देश को बदल देंगे। बहुत बढ़िया बात है। हम आपको इस बात का लिए धन्यवाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी देती हैं। भगवान करे तुम में इतनी ताकत हो। अब सर, सारी चीजों को जब आप लाते हो, लेकर के बैठते हो, तो उसके बाद एक ही मुद्दा होता है, आपको मोदी को गाली देना। आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं उनकी यहां पर इतिहास को बता दिया जाए और देखा जाए कि वास्तव में इस देश के लिए किसने क्या किया है, कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है। और आपकी जो फंडिंग है, आप स्पष्ट रूप से बताइए फंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि बिना फंडिंग के कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाता। इवन महेश जी ने यह पूछा, गांव का जो पंच होता है उसके लिए भी 1-2 लाख रुपए लड़ने के लिए चाहिए। केवल आप लड़ना चाहते हो उस पर यूट्यूब पर, वो एक अलग बात है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर तो क्या, किसी का बाप भी उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। जो बोल रहे थे कि हमको चुनाव चिन्ह प्रधानमंत्री ने नहीं देने दिया। अब मैं तुमको असलियत पे लेकर के आता हूं। अब हम चलते हैं। आपने कहा कि पूना से सिपाही है, हम खाली देशभक्त हैं, और कोई देशभक्त नहीं है, सिर्फ यही देशभक्त हैं। और क्या नाम है, भगत सिंह, गोविंद सिंह और अंबाला के उम्मीदवार किसान आंदोलन के साथ रहे हुए हैं। इसका मतलब किसान आंदोलन जिसने हमारे तिरंगा झंडे को उखाड़ के फेंका था, ये उनके उम्मीदवार भी हैं, इनके पास भी हैं। हम पेंशन नहीं लेंगे और हम किसान के बेटे हैं। फिर लड़ाई का जिक्र, संस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, यानी अपने ही सवालों में ऐसे उलझे ये कुछ भी नहीं बता पाए। सर, ये सब कुछ होने के बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सैनिक हैं, तो आपका रोड मैप बताइए। क्योंकि इसके जो उपाध्यक्ष हैं सूबेदार चौहान साहब, ये MES में रहे हुए, इन्होंने कभी राइफल की एक गोली भी नहीं देखी होगी। ये देश की रक्षा की बात, और देश की रक्षा सर आप ही नहीं करते हो, पूरा देश की रक्षा करता है। और जो बॉर्डर पर जो आदमी खड़ा हुआ है, उसके बाद जो इधर सिविल में जो लगा हुआ है, आपको हथियार जो कंपनी बना रही है, हथियार बनाने में जो लगे, DRDO लगा हुआ है, HAL लगा हुआ है, आप जो जितने भी लोग ये सामान खरीद टैक्स दे रहे हैं, उसका पैसा हथियार बनाने में जा रहा है। सब इंटरलिंक्ड हैं, ये सब देश की सेवा करते हैं। अब हम आपसे आते हैं असली बातों पर। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुए। वो कैसे प्रधानमंत्री बने, खूब सबको पता है। सरदार पटेल से प्रधानमंत्री छीनकर जो महात्मा गांधी ने दिलाई थी उनको, उससे वो प्रधानमंत्री बने। आदान प्रदान ऐसा हुआ, लेन देन ऐसा हुआ कि तू मुझे प्रधानमंत्री बना दे। महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया और उस महात्मा गांधी जी को उन्होंने राष्ट्रपिता बनाया, जो हमारे संविधान के निर्माता थे अंबेडकर साहब, उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते थे। उसके बाद नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उलझाकर UNO ले गए। 370 और 35A का निर्माण नेहरू जी ने वहां कराया। तिब्बत पर जब चीन कब्जा कर रहा था तो उस समय ये मिलिट्री सहायता दे रहे थे। 1962 की लड़ाई में
जब हमारी फौजें बॉर्डर पर लड़ रही थी तो इनका रक्षा मंत्री लंदन के क्लबों में डांस कर रहा था। वीटो पावर जो हमको मिली हुई थी यूएनओ से 1962 का युद्ध हारने के बाद भी 1965 में चाइना को दे दी। अक्साई चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चाइना को दे दिया गया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जवान किसान का नारा लेकर के आए, लेकिन वो तो पता ही नहीं चला उनकी मौत कैसे हुई कैसे हुआ। उसके बाद आई इंदिरा गांधी जी। इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत ही काबिल लीडर थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए। ये सब कुछ करने के बाद उन्हें प्रीवर्स को खत्म किया, बांग्लादेश बनवाया। ये सब कुछ करने के बाद आयरन लेडी कहलाई वो। और सैनिकों का 75% से पेंशन 50% इंदिरा गांधी जी ने की थी। यदि आप कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हो उससे बोलो, हम आपको वोट तब देंगे जब हमारी आप पेंशन 75% करोगे। उनसे ओआरओपी की बात ना करें, ना उन्हें ओआरओपी दी है। खालिस्तान की नींव खुद इंदिरा गांधी ने रखी थी भिंडरावाले जी को आगे बढ़ा करके। वो पॉलिटिकल लीडर और उनके गले वो पड़ गया और उनको जान तक देनी पड़ गई थी। 1900 जो उनका था 1975 में जो इमरजेंसी देश में लगी थी वो भी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और आजकल जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कच्चा टीबू की, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो श्रीलंका को दिया था, वो केवल और केवल नेहरू जी की शुरुआत थी और इंदिरा गांधी जी ने उनको दिया था कच्चा टीबू। और गोल्डी एयरफील्ड जो बना हुआ था, मैं स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, आर्मी ने छिप करके बनाया था। और इनके जो रक्षा मंत्री थे सोनिया गांधी के टाइम पर, जो एंथोनी साहब, उन्हें बोला कि भाई तुमने क्यों बनाया, और लेकिन वो बना चुके थे उससे पहले। इनकी हिम्मत नहीं थी कि अपने एरिया में ये अपना सड़क भी बना सकें। आज वहां सड़क भी बन रही हैं। अब जो आए अपने राहुल गांधी जी के पिताजी, उन्होंने क्या क्या किया सबको पता है। वो बोफर स्तूप में फंसे, वो दुनिया भर की बातें थीं। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और पोखरण का विस्फोट करके दुनिया को ये बता दिया हम किसी से डरते नहीं हैं। भाई सारे के सारे जितने भी आप जवान किसान सैनिक पार्टी के हों, आपसे आग्रह करूंगा कि आप रोड मैप बताएं और इन बातों को बताएं, क्योंकि देश की सुरक्षा इनसे खतरे में आई है। और अब मुझे कहीं लिस्ट मिली, यह कहा था इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। विंग कमांडर अभिनंदन का नाम तो याद है ना, जिनको छुड़वाने के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल तान दी थी, जिसके कारण अमेरिका भी सख्ते में आ गया था। और नीचे इन्होंने 25 पायलट के नाम दे रखे इंदिरा गांधी के टाइम के, जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ करके मर गए, लेकिन उनका आज तक पता नहीं है। ये जवान किसान पार्टी इस मुद्दे को उठाए तब तो हम समझेंगे तुम कोई मुद्दा उठा रहे हो, अदरवाइज तुम केवल और केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में खेल रहे हो। अब हम बताते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, और शायद मोदी जी नहीं होते तो यहां और ही कुछ व्यवस्था बनी होती। हम सबसे पहले छोड़ देते हैं, चलो हम सबसे पहले, मैं इसको मानता हूं 370 धारा 370 धारा और 35A हमारे देश के लिए एक नासूर बना हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे निकालने की। ये आयरन मैन मोदी ने निकाला, और आज वहां जो शांति है, जम्मू कश्मीर के लोग बेहद खुश हैं। आज उनकी सारी की सारी किस्मत बदल चुकी है। उसके बाद श्री राम मंदिर, बड़ी पॉलिटिक्स खेली लोगों ने, लेकिन यह भी मोदी जी के काल में ही बना। CAA बहुत जरूरत थी, यह भी मोदी जी ही लेकर के आए। नई शिक्षा नीति मोदी लेकर के आए, और 3 तलाक मुस्लिम बहन बेटियों के लिए लेकर के मोदी जी आए। आपको पता नहीं है राजीव गांधी जी ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट से जीता हुआ केस साहबानों का 1975 में जीता गया था, कि ईयर मुझे पता है, लेकिन 1986 में इसी राजीव गांधी जी ने, इनके पास बहुमत था, सुप्रीम कोर्ट के जीते हुए केस को इन्होंने पलट दिया और एक कानून लेकर के आ गए 1986 में। और वो एक कानून को यदि पढ़ेगा तो शर्म के नीचे सिर झुक जाएगा। और वही बद्दुआ आज इस पार्टी को लेके डूब रही है।
एक विधवा की जो पेंशन थोड़ी बहुत मिलती होगी वो भी इन लोगों ने बंद करा दी थी केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिसी के लिए। जीएसटी, आजकल जो जितना भी कलेक्शन हो रहा है, जो चोर थे इस देश में चोरी करते थे उनको इस प्रकार बांध दिया मोदी सरकार ने कि सब टैक्स देते हैं और देश की आर्थिक स्थिति आज बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पूरा वर्ल्ड कहता है कि हाँ इंडिया आगे बढ़ रहा है और इंडिया बढ़ रहा है। आप लोग कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमोनेटाइजेशन यदि नहीं होता तो हमारे देश में काला पैसा इतना आ गया था यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई होती। और भी महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति, संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को इन्होंने दिया, गरीबों के सिर पर छत्र, करोड़ों के नल से पानी, आयुष्मान भारत तो आजकल सबका इलाज होता है, 10% गरीबों को आरक्षण, और इस प्रकार के 75 चीजें जो मोदी जी ने की हैं। एक भी आदमी मोदी जी के खिलाफ नेगेटिव चीज नहीं बता सकता। केवल और केवल स्वार्थी किस्म के लोग जो बिल्कुल एंटी नेशनल हैं वो मोदी जी की बुराई कर सकते हैं। मोदी जी के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। कारण तो यही है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब हम चाहेंगे भाई जवान किसान पार्टी, आप बताइए आप वास्तव में ही कुछ करते हो, कुछ करने जा रहे हो, हम आपका समर्थन करेंगे। आप सारी चीजों को उठाइए, रोड मैप लेकर आइए, कोई आप प्रवक्ता बनाइए। सारे जिस प्रकार बोल रहे थे, एक दूसरे का सम्मान न करते हुए कोई बीच में कूद रहा था, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती। बिना पैसे के पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला करती, यूट्यूब से पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला करती। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी ये जो नींव डाल रहे हो, आप चुनावों के बाद कहीं आपको बेशर्मी का सामना करना पड़े। और मैं तो अचंभे में जब था कि मेरे को किसी ने कहा कि भाई ये जितने भी उद्यम मचा रहे हैं ये सब आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स और नेवी के नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो हमें ये भी बताएं, रिकॉर्ड बताएं कि आज आपके यहाँ जितने भी आदमी खड़े हुए हैं इनमें कितने आर्मी के हैं, कितने नेवी के हैं और कितने एयरफोर्स के, ये हमसे पूछा गया है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।